नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर आगामी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग सॉल्व करा रहे हैं और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम के माध्यम से मिल रहा होगा। आपके मैसेजेस से हमें ये पता चलता है। और इसके साथ ही मित्रों ये भी बता दूँ कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको दृष्टि, ध्येय, विज़न और संस्कृति IAS के पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर जो इन संस्थानों में कराए गए हैं इस वर्ष, बहुत सारे सॉल्व किए गए हैं। आज जो मैं पेपर आपके लिए लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ संस्कृति IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 12। चलिए देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आर्द्र जलवायु प्रदेशों में निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर मृदा की अम्लीयता में वृद्धि होती है। दूसरा, तीव्र ढालों पर मृदा सपाट एवं उच्च क्षेत्रों में मृदा गहरी होती है। तीसरा, विशाल चट्टान के टूटने से मिश्रित चिकनी मृदा का निर्माण होता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यदि हम इन यहाँ पर कथनों के बारे में बात करें तो मित्रों यहाँ पर आर्द्र जलवायु प्रदेशों में निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर मृदा की अम्लीयता में वृद्धि होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक ही जलवायु क्षेत्रों में दो भिन्न प्रकार के जनक पदार्थ एक ही प्रकार की मृदा का निर्माण कर सकते हैं तथा एक ही तरह के जनक पदार्थ दो भिन्न भिन्न जलवायु क्षेत्रों में दो भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो मृदा की अम्लीयता तापमान के व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। जब ऐसा संबंध है तो आर्द्र जलवायु प्रदेशों में तापमान के अधिक होने पर अम्लों के विघटन की दर क्या हो जाती है? बेवृद्धि हो जाती है, जिसके कारण उसकी अम्लीयता में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जहाँ पर तापमान क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम बात करें कि यही कारण है क्या कि आर्द्र जलवायु प्रदेशों में जो अम्लीयता है उसमें वृद्धि होती है। क्या जो अम्लीयता होती है वो एसिडिक इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। जहाँ तापमान बढ़ेगा वहाँ अम्लीयता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसीलिए आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में तापमान कम होता है तो वहाँ पे अम्लीयता क्या होती है? वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, तीव्र ढालों पर मृदा सपाट एवं उच्च क्षेत्रों में मृदा गहरी होती है। यदि हम ढाल प्रवणता पर बात करें तो ढाल की प्रवणता एवं लंबाई किसी भी स्थान में मृदाओं के रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणों के बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। सपाट एवं समतल धरातल पर आदर्श अपवाह होता है एवं न्यूनतम अपर्दन होता है। ठीक है, तो ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, बेसाल चट्टान के टूटने से मिश्रित चिकनी मृदा का निर्माण होता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है मित्रों? एक तरह से सही स्टेटमेंट है। यानी यहाँ पर तीनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन सी जो है हमारा सही होना चाहिए। नेक्स्ट मित्रों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड कुछ कथन हैं, जरा देख लेते हैं। जलवाष्प की प्राथमिक हरित गृह गैस है। ठीक है, जलवाष्प पृथ्वी की सतह को गर्म रखता है। 2 कथन हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो दोनों कथन हैं ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। जलवाष्प की एक प्राथमिक हरित गृह गैस है, इसमें कोई शक नहीं है। ग्रीन हाउसेस गैस के तौर पर इसे देखा जाता है। और दूसरी बात, यह जो है जलवाष्प आपकी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को गर्म रखता है। तो यानी दोनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या है थर्ड, उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पृथ्वी से संलग्न एवं आबद्ध है। 2, जलवायु संबंधी दशाओं में प्रादेशिक भिन्नता होती है। 3, क्लाउड सीडिंग द्वारा मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है।
तो यहाँ पर ये 3 बातें दी गई हैं और बताना है ये क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा पृथ्वी से संलग्न एवं आबद्ध क्षेत्र है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव जहाँ तक है वहाँ पर एक गैसों का आवरण है जिसे हम एटमॉस्फेयर या वायुमंडल कहते हैं। तो ये पहली बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा, प्रादेशिक भिन्नता अलग भिन्न होती है, बिल्कुल बात सही है। उच्च अक्षांशों पर अलग जलवायु होती है, निम्न अक्षांशों पर अलग, मध्यवर्ती क्षेत्रों में अलग। यानी कहने का मतलब है जो जलवायु है वो आपके अक्षांशीय विस्तार और उसमें भिन्नता देखी जाती है वायुमंडल में। तीसरा, क्लाउड सीडिंग द्वारा मौसम जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो क्लाउड सीडिंग में होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। सिल्वर आयोडाइड जैसे रासायनिक होते हैं जो बादलों को फैलाने में शामिल होते हैं। सिल्वर आयोडाइड एक क्रिस्टल अर्धग्राहिक नाभिक। क्लाउड सीडिंग का उद्देश्य ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं को बढ़ावा देना है। यानी ऑप्शन जो है हमारा तीसरा भी क्या है, बिल्कुल सही है। क्लाउड सीडिंग का मतलब होता है कि जो सिल्वर आयोडाइड होते हैं उनकी सहायता से हम जो वायुमंडल में वेपर या जलवाष्प होती है उसे संघनित कर देते हैं और बादलों को क्या करते हैं, फैला देते हैं। अभी हाल ही में इसका उदाहरण आपने सऊदी अरब में आबू धाबी में देखा होगा, दुबई में देखा होगा, जहां पर बेइंतहा बारिश हुई और वहां पर जो बारिश कराई जाती है वो क्लाउड सीडिंग के माध्यम से ही मित्रों कराई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है 4 उसे देखते हैं। क्या कह रहा है समझिए। पराबैंगनी निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है, पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण। 2, धरातल का अत्यधिक गर्म होने से बचाना। 3, जीवमंडल के संगठनों के साथ अंतःक्रिया। उपरोक्त में से कितने वायुमंडल के प्रमुख कार्य हैं। तो पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण आपका वायुमंडल ही करता है। जो भी अल्ट्रावायलेट रेस हम आपके सूरज से निकलती हैं उसका कुछ भाग आपका एटमॉस्फेयर सोख लेता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जो अल्ट्रावायलेट रेस होती हैं उनको से हमारी रक्षा भी वायुमंडल की एक लेयर जिसे आप ओजोन के तौर पे जानते हैं करती है। यानी ये बात बिल्कुल सही है। इससे अत्यधिक गर्म होने से भी बचाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। जीवमंडलों के संगठनों में अंतःक्रिया करती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी सभी सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है 5 उसे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा क्वांटम प्रौद्योगिकियों से संबंधित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी गई है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लेज़र, MRI स्कैनर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या परमाणु घड़ियाँ उपरोक्त में से कितने क्वांटम प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग में शामिल हैं। केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने शामिल हैं, इससे संबंधित बातें अगर हम करेंगे तो क्वांटम मिशन जो भारत सरकार ने शुरू किया है 2023 अप्रैल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्वांटम प्रौद्योगिकी संबंधित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान को मंजूरी दी है। ठीक है, और 30-31 तक 6003.65 करोड़ रुपए की कुल लागत का राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को शुरू किया गया है। ठीक है, और ये जो बातें की गई हैं ये क्वांटम मिशन के अंतर्गत बिल्कुल क्या हैं, सही हैं। यानी ऑप्शन जो है हमारी चारों सही होगा। कहाँ पे मिल रहा है, डी पर मिल रहा है। तो कौन सा आंसर सही है, डी वाला हमारा आंसर एकदम ओके है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से शिलीभवन गिरोध प्रक्रिया का सर्वोत्तम रूप प्रदर्शित करते हैं। शिलीभवन सेडिमेंट्री अर्थात अवसादी शब्द का व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंट से हुई है जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। ठीक है, पृथ्वी की सतह के शैलें जो जानते हैं हम लोग इग्निशियस यानी आग्नेय, अवसादी और कायांतरित अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत हैं। ठीक है, तो यहीं पर बात करें बहुत सी अवसादी सेलों में निक्षेप परतें शिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं। इसी कारण बालुकास्म सेल जैसी अवसादी सेलों को विविध सांद्रता वाली अनेक सतह होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जो तलछट में ठोस होने के माध्यम से सेलों का निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, शिलीभवन बोला जाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भूमध्य रेखीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह क्षेत्र मानव के मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए अनुकूल नहीं है। 2, इसमें वर्ष भर उच्च तापमान एवं आर्द्रता रहती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कथन 1, कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। तो क्षेत्र मानव में मानसिक और शारीरिक विकास के अनुकूल नहीं है, उच्च तापमान और आर्द्रता रहती है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है इसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आर्गन, ओजोन, नाइट्रोजन, जलवाष्प उपरोक्त में से कितनी गैसें वायुमंडल में परिवर्तनशील हैं? तो बताना है कितनी गैसें वायुमंडल में परिवर्तनशील हैं। तो वायुमंडल में मित्रों 2 प्रकार की गैसें का मिश्रण है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। एक होती हैं स्थिर गैसें, ठीक है, और एक होती हैं परिवर्तनशील गैसें, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताना है कि कौन सी परिवर्तनशील गैसें हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक निचले वायुमंडल में स्थिर और स्थायी गैसों के प्रतिशत रहता है, ठीक है। तो जिसके अंतर्गत नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, हीलियम है, नियोन है, क्या कहते हैं, और आर्गन गैस हैं, ठीक, जो आपके 80 किलोमीटर के क्षेत्र से रहती हैं। और इसके अलावा जो परिवर्तनशील गैसें हैं उनमें आपका जलवाष्प हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, ओजोन हो जेनॉन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जलवाष्प और ओजोन जो हैं ये आपके परिवर्तनशील गैसें हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, उसे देखते हैं। निम्नलिखित क्षोभमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभमंडल में ही होती हैं, यानी ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं, सही है। वायुमंडल की समस्त गैसीय द्रव्यमान का 3/4 भाग इसी में केंद्रित है, ये भी बात बिल्कुल सही है। 3/4 भाग इसी में स्थित है, यानी ऑप्शन 2 भी हमारा सही है। इसकी निचली परत में तापीय प्रतिलोमन की क्रिया सर्वाधिक होती है। तापीय प्रतिलोमन के बारे में यदि हम बात करें तो तापीय प्रतिलोमन होता क्या है? क्षोभमंडल की निचली परत में घर्षण परत भी कहते हैं, और यह धरातल से 1 से 3 किलोमीटर तक होती है। धरातलीय सतह पर जो हवाओं की दिशा और गति में अधिकतम घर्षण के रुकावट उत्पन्न होती है, इसलिए निचली परत तापीय प्रतिलोमन की क्रिया में सर्वाधिक क्या होती है? सक्रिय होती है। बात बिल्कुल सही है। क्षोभ सीमा पर भूमध्य रेखा का तापमान न्यूनतम होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो सारे के सारे सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 10। यह सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के एक हिस्से ब्रह्मगिरी पहाड़ी के किनारे स्थित है। इसे स्यामला क्षेत्रम और दक्षिण की काशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की थी, जो कि ब्रह्मा जी को आंवले के पेड़ पर मिली थी। यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भक्त जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु के बाद जीवन से संबंधित सभी अनुष्ठान कर सकते हैं। उपरोक्त उद्धरण में किस प्राचीन मंदिर की बात की गई है? तो यदि हम बात करें, ये जो उद्धरण किया गया है ये इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने अप्रैल 2023 में एक मंदिर के बारे में बताया है, और ये मंदिर जो है वो आपका भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये मंदिर आपका कौन सा मंदिर है? थिरुनेल्ली का मंदिर। कौन सा मंदिर है? थिरुनेल्ली का मंदिर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता, अम्ल वर्षा में वृद्धि, प्रकाश संश्लेषण दर में ह्रास, उपरोक्त में से ओजोन क्षरण के प्रभाव बताइए। तो ओजोन क्षरण के अगर हम प्रभाव के बारे में बात करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आ जाएगी। दूसरा, पारिस्थितिकी तंत्र में अस्थिरता आ जाएगी। अम्लीय वर्षा में वृद्धि और इससे कोई संबंध नहीं है, कमी हो। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
क्या कह रहा है 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिन की अवधि, सौर कलंक, वायुमंडल का प्रभाव, सतह का एल्बिडो, उपरोक्त में से कितने कारक सूर्य तप को प्रभावित करते हैं? ठीक है, पहला केवल एक कारक, केवल दो कारक, केवल तीन कारक, सभी चार। सूर्य तप के बारे में यदि हम बात करें, धरातल पर सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर परिवर्तन होती रहती है। ठीक है, भूमध्य रेखीय ध्रुवों की ओर सूर्य तप की मात्रा में तेजी से गिरावट आती है। सूर्य तप का वितरण ऋतुवत भी परिवर्तित होता है और कतिपय खगोलीय और भौगोलिक कारकों का भी प्रभाव इस पर पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, पहला सूर्य किरणों की सापेक्ष तिरछापन, दिन की अवधि, पृथ्वी के सूर्य की कमी, सूर्य से दूरी, सौर कलंक, वायुमंडल का प्रभाव। ठीक है, ये सब सूर्य तप के कारण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो यहाँ पर बात की गई है सूर्य तप के, तो ये सभी सूर्य तप के प्रभाव डालते हैं, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जैविक पदार्थों के आधिक्य स्तर का गाढ़े होने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मेलिनाइजेशन से, कठोरीकरण से, ऑडिफिकेशन से या निष्प्रभावन से? तो जैविक पदार्थों में मृदा संस्तरों के रंगों के गाढ़े होने का जो प्रक्रिया है वो कहलाती है आपकी क्या? मेलिनाइजेशन। क्या कहलाती है? मेलिनाइजेशन। मिट्टियों में जैविक और अजैविक पदार्थों के रूपांतरण की प्रक्रियाओं के अंतर्गत निम्न क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है और इसे क्या बोलते हैं? मेलिनाइजेशन बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, उसे समझते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रेतीली सतह, अति न्यून सापेक्षिक आर्द्रता, बादल रहित खुला आकाश, वनस्पति विहीन सतह। उपरोक्त में से कितने उष्ण मरुस्थलों में अत्यधिक उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापांतर के कारण हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। तो यहाँ पर यदि बात करें तो ये सभी वार्षिक, अत्यधिक उच्च और दैनिक वार्षिक तापांतर के कारण है। ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अक्सर समाचारों में रहने वाले समुद्री खीरे यानी सी कुकुम्बर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये नाइट्रोजन का उत्सर्जन करने वाले अकशेरुकीय जीव हैं। ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता को बनाए रखने में सहायक हैं। 3, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध हैं। 4, तमिलनाडु में इनके लिए विश्व का पहला संरक्षण क्षेत्र बनाया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन कौन सी बातें सही हैं, इस पर बारे में क्या करना है? बताना है। तो अप्रैल 2023 में तमिलनाडु के रामानाथपुरम जिले में अट्टंगई के पास समुद्री तट को 105 किलोग्राम समुद्री खीरे जब्त किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समुद्री खीरे इचोंड्रोम नामक एक बड़े पशु समूह का हिस्सा हैं जो समुद्री तल में रहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के उत्सर्जन वाले अकशेरुकीय जीव हैं। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। दूसरी बात पर चलते हैं। ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता बनाए रखने में सहायक हैं। बिल्कुल बात सही है ये भी। तीसरी बात करें, वन्य जीव संरक्षण 1972 से सूचीबद्ध किया गया है। ये भी बात सही है। तमिलनाडु इनके लिए विश्व का पहला संरक्षण क्षेत्र बनाया गया है। तमिलनाडु नहीं बल्कि लक्षद्वीप में समुद्री खीरे के लिए पहला बनाया गया था। तमिलनाडु नहीं, लक्षद्वीप में ऐसा बनाया गया है। यानी चौथा गलत है, 3 सही। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? आंध्र प्रदेश में मृदा निर्माण मुख्यतः लेटराइजेशन प्रक्रम द्वारा होती है। लेटराइजेशन के बारे में यदि बात करें तो मृदा का विकास लेटराइजेशन के द्वारा तब होता है जब शुष्क जलवायु के प्रदेश में मृदा निर्माण मुख्यतः पॉडलाइजिक क्रम में होता है। यानी ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। और दूसरी भी बात सही है, शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में मृदा की क्षारीयता क्या होती है? कम होती है। मृदा की क्षारीयता शुष्क एवं टेम्परेचर अधिक तो अम्लीयता क्या हो जाएगी?
कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर जब अधिक, अम्लता कम हो गई तो क्षारीयता क्या होगी, सीधी बात है क्षारीयता अधिक होगी। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये अपने कथन को ही गलत सिद्ध कर रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। उपरोक्त में से कितने सही हैं, 2 सही हैं, और ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता न्यूनतम दैनिक तापांतर है। स्थलीय भाग की विशिष्ट ऊष्मा जलीय भाग से अधिक होती है। 3, स्थलीय सतह की तुलना सतह को एल्बिडो अधिक होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो यहाँ पर बात करें, दैनिक तापांतर धरातलीय सतह एवं उसके संपर्क में आने वाली गर्म होने और रात के ठंडे होने का परिणाम है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें, समुद्र तटीय क्षेत्रों में स्थलीय भागों की बढ़ती दूरी के साथ दैनिक तापांतर क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। यानी सागरीय जलवायु में प्रमुख विशेषता न्यूनतम दैनिक तापांतर है, बिल्कुल सही है। दूसरे के बारे में यदि हम बात करें तो दूसरा क्या कह रहा है, स्थलीय भाग में विशिष्ट ऊष्मा जलीय भाग से अधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा स्थलीय भाग की अपेक्षा जलीय भाग से कम होती है, यानी ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्या कि स्थलीय सतह की तुलना में सागरीय सतह पर एल्बिडो अधिक होता है। एल्बिडो स्थलीय भाग की तुलना में सागरीय सतह पर एल्बिडो यानी प्रवेशी लघु तरंग सार्थिक विकिरण का प्रत्यावर्तन अधिक होता है। अर्थात स्थलीय सतह की तुलना में सागरीय सतह में से सूर्यायिकी विकिरण को अधिक प्रत्यावर्तन होने से सागरीय जलवायु बहुत कम सूर्य तप मिल पाता है। तो यहाँ पर जो तीसरी स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या है, वो सही है। यानी तीसरा सही, 2 बातें सही, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या कह रहा है, एकमैन स्पाइरल, लेमिनर प्रवाह, पवन विचलन, उपरोक्त में से किनके क्या अर्थ हैं ये बताना है। तो यदि हम बात करें, एकमर स्पाइनर हवाओं में ऊंचाई के साथ दिशा में परिवर्तन एकमैन स्पाइरल की सहायता से ही किया जाता है। दूसरा, लेमिनर प्रवाह, गतिमान वस्तु के कणों का एक ही दिशा की ओर आगे बढ़ने की प्रक्रिया लेमिनर प्रवाह कहलाता है, बिल्कुल सही है। पवन विचलन, वायु की दिशा में सामान्य से अधिक परिवर्तन। ये तीनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखा के आसपास शीत ऋतु का अभाव होता है। सागरीय भागों में तापमान का ऋतुत्व परिवर्तन महाद्वीपीय भागों में से अधिक होता है। सूर्य तप के अभाव में ध्रुवीय प्रदेशों में दैनिक तापांतर नगण्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो पहली बात की गई है, भूमध्य रेखा के आसपास शीत ऋतु का अभाव होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि धूप सीधी, किरणें सीधी पड़ती हैं। दूसरा स्टेटमेंट, सागरीय भागों में तापमान ऋतुवत परिवर्तन महाद्वीपीय भागों से अधिक होता है, बिल्कुल नहीं। सागरीय तापमान सागरीय क्षेत्रों में यथावत रहता है। ठीक है, सूर्य तप, सॉरी ये गलत है। दूसरा, सूर्य तप के अभाव में ध्रुवीय प्रदेशों में दैनिक तापांतर नगण्य होता है, ये बात बिल्कुल सही है। सूर्य तप के अभाव में दैनिक तापांतर नगण्य रहता है। 3 सही, 1 सही, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों को आपेक्षित करने में सक्षम हैं। ये उपग्रह एवं उनके संचार को प्रभावित करने वाले कणों के परस्पर व्यवहार को जानने में सहायक हैं। ये प्लाज्मा तरंगों का एक ही रूप है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, तो इमेप यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन तरंगों की ये सभी विशेषताएं हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शीतकालीन दीर्घरात्रि, स्वच्छ आकाश, स्थिर एवं शांत वायुमंडल, धरातल के पास शुष्क पवनों की उपस्थिति, हिमाच्छादित सतह। तो क्या बताना है, कितने धरातलीय प्रतिलोमों के लिए अनुकूल दशाएं हैं। धरातलीय प्रतिलोम के रूप में बताना है कि कितनी ये दशाएं अनुकूल हैं।
ठीक है। तो प्रतिलोमन के अनुकूल दशाओं के लिए ये सारी दशाएं क्या हैं, आवश्यक हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, पांचवा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सागर नितल तापक्रम भूमध्य रेखा और ध्रुवों तक समान रहता है। महाद्वीपीय मगन तट पारिस्थितिकी दृष्टि से अधिक संपन्न क्षेत्र होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, ये दोनों कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या कह रहा है 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवाल भित्ति की मृत्यु संक्रामक रोगों के प्रसार की भूमिका होती है। प्रकाश भित्ति की बात में अगर हम बात करें स्थानीय स्तर पर प्रादेशिक भूमध्य स्तरों पर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रवाल भित्तियों की मृत्यु पर संक्रामक रोगों के प्रसार की भूमिका होती है, सही है। चूना प्रधान ऊष्म निक्षेप अधिक गहराई में पाए जाते हैं। चूना प्रधान ऊष्म निक्षेप अधिक गहराई में नहीं पाए जाते हैं, यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत है। मौसमी परिवर्तन समुद्री धाराओं की दिशा को प्रभावित करते हैं। मौसमी परिवर्तन धाराओं की दिशा को प्रभावित करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो कितनी कथन बिल्कुल सही हैं, 2 कथन बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या है 24 पर, सॉरी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तापीय प्रतिलोमन के कारण वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 22 डिग्री और 25 डिग्री के मध्य महाद्वीपीय पश्चिमी भाग में अधिकांश मरुस्थल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बताना है कौन सा कथन क्या है, सही है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और ए की व्याख्या ही कर रहा है 2, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या कह रहा है 25, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीमा पार लेन देन में सुगमता, अस्थिरता से बचाव, बैंकिंग लेन देन निपटान, क्रिप्टो करेंसी के क्रय में उपयोगी उपयुक्त में से कितने स्टेबल कॉइन्स की विशेषता को प्रदर्शित करते हैं। स्टेबल कॉइन्स की विशेषता को यदि प्रदर्शित करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का यूज़ किया जाए तो ये गलत है। सीमा पार लेन देन में सुगमता कर देती है, स्टेबल कॉइन्स के रूप में इसको गणना की जाती है, यानी ये चारों तरीके बिल्कुल क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीर्घकालिक तक लक्ष्य छाए रहने वाले कोहरे से पौधों को क्षति होती है। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बादलों की ऊंचाई घटती जाती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो समताप मंडलों बादलों का सर्वथा अभाव रहता है, ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन क्या होगा, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है 27, जब किसी संदर्भ में वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह वायुमंडलीय नमी के तरल या ठोस रूप से निक्षेप हैं जिसमें जल सीकरों को गिरने की प्रवृत्ति पृथ्वी के आकर्षण बल द्वारा निर्धारित होती है। संघनन की दर में कमी से वर्षण की गति मंद होती है। उपरोक्त में से कितने कथन क्या हैं, सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये तीनों कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है 28, इसे देखते हैं। सागर से दूरी, पर्वत से ऊंचाई, पर्वत की अवस्थिति, वायु की आर्द्रता कितने पर्वतीय वर्षा होने के लिए आवश्यक हैं। ये चारों दशाएं पर्वतीय वर्षा होने के लिए क्या हैं, आवश्यक दशाएं हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में प्रायः अनुपस्थित रहती हैं। इन्हें ऊर्जा की प्राप्ति संघनन के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा से होती है। इनके मार्गों में क्षेत्रीय विभिन्नता होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये तीनों जो बातें की गई हैं, ठीक है, इनमें कौन कौन सी बातें सही हैं, इस पर विचार करना है। तो
ये उत्तरी गोलार्ध के शीत ऋतु में प्रायः अनुपस्थित होती हैं, सही है। इन्हें ऊर्जा की प्रति संगनन होती है, ये भी सही है। इनके मार्गों में क्षेत्रीय भिन्नता हो, ये तीनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो कौन सी हैं, सभी सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रजनन आवश्यक एवं अधिकारों के रूप में उभरते हुए मुद्दों पर केंद्रित है। अनुमानित वैश्विक आबादी में 1/3 से अधिक होने के बावजूद भारत में जनसंख्या वृद्धि दर कमी धीमी रही है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन क्या हैं, सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर ये दोनों कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन कौन सा होगा, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है 31? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नमी में कम, वायु में नमी की मात्रा, आर्द्र स्रोत से दूरी, धरातलीय दशा, वायु परिसंचरण उपरोक्त में से कितने वर्षा के वितरण को प्रभावित करते हैं? तो वर्षा के वितरण को प्रभावित करने के लिए चारों बातें बिल्कुल क्या हैं, सही हैं। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी हमारा जो है सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। प्रवाल भित्ति और सागरीय विशेषताएं। तो तटीय प्रवाल, सागरवर्ती जो इस खड़ा एवं तीव्र ढाल होता है तटीय प्रवाल में, ठीक है। दूसरी बात करें, क्या अवरोधक प्रवाल, मध्य भाग में द्वीप की उपस्थिति, ठीक है। तीसरी एंटॉल, घोड़े की नाल की मुद्रिका का आकार। तो ये अवरोधक प्रवाल के बारे में बात करें तो अवरोधक प्रवाल जो है वो सागरीय तट से कुछ दूरी किंतु उसके समानांतर स्थित बृहदाकार पर्वत प्रवाल भित्ति को अवरोधक प्रवाल भित्ति कहा जाता है, ठीक है। मध्य भाग नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत। ये दोनों सही, तो कितने सही हैं, 2 सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या है? ज्वार एकल तरंग घटना है जो समस्त महासागरीय बेसिन को आच्छादित करती है। ज्वारीय तरंगों में भी शीर्ष एवं गर्त पाए जाते हैं। उच्च एवं निम्न स्तर, निम्न ज्वार तल के नीचे के बीच में लंबवत दूरी को ज्वार परिसर कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सी बात सही है? तो यहाँ पर बात करें तो ये तीनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। हिमद्रवित जल, वायुमंडलीय दाब और पवन की दिशा, हिम निर्माण, बाष्पीकरण उपरोक्त में से कितने महासागरीय गुणवत्ता लवणता की वृद्धि में कारक हैं? तो यहाँ पर बाष्पीकरण लवणता में वृद्धि का कारण है, हिम निर्माण जो है वो लवणता में वृद्धि का कारण नहीं, वो भी है, और वायुमंडलीय दाब एवं पवन की दिशा, ये तीनों वृद्धि के कारण हैं। वर्षा हिमद्रवित जल ये कमी करता है, ये क्या करता है, कमी करता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं सामाजिक सद्भाव, कलात्मक विकास, ग्रामीण समुदायों का आर्थिक विकास, देश की संस्कृति को प्रोत्साहन, शहरी क्षेत्रों में सांस्कृतिक मानचित्रण। मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का उद्देश्य में आप बताइए। तो यहाँ पर यदि हम मेरा गांव मेरी धरोहर के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्र मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत सामाजिक सद्भाव है, बिल्कुल, कलात्मक विकास है, बिल्कुल, ग्रामीण समुदायों को आर्थिक विकास है, बिल्कुल, देश की संस्कृति को प्रोत्साहन दिया जाना, ग्रामीण संस्कृति को मानचित्रण, देश की संस्कृति और परंपराओं को सराहना, शहरी क्षेत्रों में नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कितने सही हैं, सी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या है 36? हिमाच्छादित सिंह मरुभूमि, ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघलने से बाढ़, जमीन से चिपके हुए गुच्छेदार पादप प्रजातियों में गूतेदार पत्तियां। निम्नलिखित में से कितनी टुंड्रा बायोम से संबंधित विशेषताएं हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 और सभी 4। तो टुंड्रा बायोम से अगर हम बात करते हैं तो टुंड्रा बायोम से कौन कौन सी विशेषताएं हैं?
टुंड्रा बायोम होता क्या है? टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र पेड़ों की अनुपस्थिति वाला है और वर्षा अधिकांश समय बर्फ ढका रहता है बर्फ से। इसके प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र अत्यधिक ठंडी जलवायु और कम वर्षा वाले स्थानों में होता है। ग्रीष्म ऋतु और बर्फ पिघलने से बाढ़, जमीन से चिपके हुए गुच्छेदार पौधे, ये नहीं और बाकी ये तीनों आते हैं। ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्या है 37? उसे अगला क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है उसे ज़रा पढ़ते हैं। सागरीय जल का घनत्व महासागरीय गति को निर्धारित और नियंत्रित करता है। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। दूसरा, धरातलीय दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाएं नियत और सीधी रहती हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है, दक्षिणी गोलार्ध में ये सीधी और नियत रहती हैं। तीसरा, सागरीय जल के घनत्व में तीव्र परिवर्तन वाला क्षेत्र पाइक्नोक्लाइन परत कहलाता है। पाइक्नोक्लाइन परत होता क्या है? यदि हम इसमें बात करें तो सागरीय जल के तापमान के विपरीत निम्न अक्षांशों में जल का घनत्व 300 से 1000 मीटर की गहराई में केवल वाले मंडल में तीव्र वृद्धि होती है और उच्च अक्षांशों के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये जो बात है यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है 38? महासागरीय मग्न तट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहाँ पर स्थलीय तीव्र तटवर्ती भाग मैदानी है वहाँ मग्न तट सक्रिय हैं। गंगा, गोदावरी, कावेरी नदियों के मुहाने पर मग्न तट का निर्माण डेल्टा जमाव से हुआ है। सागरीय सक्रिय प्लेट किनारे वाले भागों में गहरे सागरीय मैदान अधिक विस्तार वाले हैं। उपरोक्त में से कितने कथन क्या हैं? सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे उपरोक्त में से जहाँ पर स्थलीय तटवर्ती भाग मैदानी है वहाँ मग्न तट सक्रिय हैं, ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, मग्न तट क्या हैं? सक्रिय हैं। और जहाँ तटवर्ती घाट मैदानी वहाँ मग्न तट सक्रिय हैं, ये बात गलत है। गंगा, गोदावरी, कावेरी नदियों के मुहाने पर मग्न तट का निर्माण डेल्टा का जमाव से हुआ है। मग्न तट का निर्माण डेल्टा के जमाव से हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। सक्रिय प्लेट के किनारों वाले भागों में गहरे में अधिक विस्तार वाले हैं, ये बात गलत है। केवल दूसरा सही यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्या है 39? उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौड़ी सदाबहार पत्तियां दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य विस्तार, अधिपर्णी, अबनूस, महोगनी आदि प्रमुख वृक्ष। प्रमुखोक्त में से कितनी सेलवास वनस्पतियों की विशेषताएं हैं? तो सेलवास वनस्पतियों की विशेषताओं के बारे में यहाँ पर क्या करना है? बताना है। तो सेलवास जो वनस्पतियाँ होती हैं उन्हें जो कहाँ पर पाई जाती हैं, अगर इसके बारे में बात करें तो सेलवास वनस्पतियाँ बेसिकली ब्राज़ील में पाई जाती हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए। और इन्हें पृथ्वी का क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा इन्हें क्या होता है? बोला जाता है। अब यहाँ पर बताना है कौन कौन सी बातें इसके लिए अनुकूलित हैं। तो सबसे पहली बात की जाती है कि ये दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री अक्षांश के आसपास होती हैं। तो ये दोनों गोलार्धों में अगर हम बात करते हैं तो 10 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों की ओर होती हैं। तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है। और चौड़ी सदाबहार पत्तियां होती हैं, अधिपर्णी होती हैं, महोगनी आदि प्रमुख वृक्ष होते हैं। ये तीनों बातें बाकी की सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या है 40? उसे देखते हैं। अक्सर चर्चा में रहने वाला लोकपाल के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह केंद्र सरकार के मंत्री, संसद सदस्य तथा समूह ए, बी, सी और डी के तहत केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का प्राधिकारी है। यह संसद के अधिनियमित और द्वारा स्थापित या केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त पोषित किसी बोर्ड या और निगम की जांच कर सकता है। यह किसी भी
ऐसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट या निकाय की जांच कर सकता है जो 10 लाख रुपए से अधिक या विदेशी योगदान प्राप्त करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो लोकपाल के संबंध में बात की गई है, जिसे हम जन लोकपाल के तौर पर भी जानते हैं, ओम्बड्समैन के तौर पर भी जानते हैं, इसके बारे में जो चर्चा की गई है और जो बिंदु बताए गए हैं, ये तीनों क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भौगोलिक अवरोध, महाद्वीपीय प्रवाह, बीजों का परिवहन, मानव जनित कारक उपरोक्त में से कितने बीजों के विसरण को निर्धारित करने वाले कारक हैं? यानी बीजों को विसरण करने के कौन कौन से कारक हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो पहली बात है भौगोलिक अवरोध, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी महाद्वीपीय प्रवाह, ये भी सही है। बीजों का प्रभाव भी सही है। मानव जनित कारक भी सही है। यानी चारों के चारों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42 पर। ठीक है, क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंग्रोव क्षेत्र में सभी प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। 2. लाइकेन एवं मास लिथोसोल में विकसित हो सकते हैं। सवाना बायोम में कुछ अग्नि प्रतिरोधी प्रजातियां पाई जाती हैं। उपरोक्त में से कितने कथन क्या हैं, सही हैं, ये बताया गया है, पूछा गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, क्या है? मैंग्रोव क्षेत्र में सभी प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। मैंग्रोव क्षेत्र में सभी प्रकार की पादप प्रजातियां नहीं पाई जाती, ये सागर के किनारे होते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए। और स्थलीय और सागरीय दोनों पर्यावरण के बीच संक्रामक का कार्य करते हैं। लाइकेन मास लिथोसल में विकसित हो सकते हैं, ये बात सही है। सवाना वायु में कुछ अग्नि प्रतिरोधी प्रजातियां हैं, ये दोनों बातें सही हैं। तो कौन सी बात सही होगी? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। ये सामान्यतः वायुमंडलीय घर्षण के कारण तप्त होकर जल उठते हैं और चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। ये रात्रि के समय स्वच्छ आकाश में जब चंद्रमा न दिखाई दे रहा हो तब कभी कभी आकाश में प्रकाश की एक चमकीली धारी के रूप में दृष्टिगत होते हैं। ये सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं जो यदा कदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। उपरोक्त परिघटना निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करती है? तो यदि हम यहाँ पर बात करें उपरोक्त परिघटना के संबंध में, तारा, उल्का पिंड, धूमकेतु, मिल्की वे, तो ये जो वायुमंडलीय घर्षण कारण तप्त होकर जल उठते हैं, ये जिसके बारे में बात की गई है वो है आपका उल्का पिंड। क्या है? उल्का पिंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। क्या है 44? उसे देखते हैं। आंशिक चंद्र ग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है वो जरा देखिए भाई। तो पहला है, इसमें चंद्रमा इतना धुंधला हो जाता है कि इसे देख पाना मुश्किल होता है। 2. यह सूर्य से चंद्रमा पर आने वाले प्रत्यक्ष प्रकाश में बाधा डालता है। 3. यह चंद्रमा को पूरी तरह ढके बिना कम हो जाता है। उपरोक्त में से कितनी बातें यहाँ पर सही हैं? तो आंशिक चंद्र ग्रहण के बारे में ये बातें बताई गई हैं। तो आंशिक चंद्र ग्रहण के बारे में यदि हम बात करें, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य से चंद्रमा पर आने वाला प्रत्यक्ष प्रकाश में बाधा डालती है पृथ्वी और यह छाया बढ़ती जाती है। फिर चंद्रमा पूरी तरह से ढके बिना कम हो जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मित्रों, चंद्रमा इतना धुंधला हो जाता है कि देख पाना मुश्किल होता है। ये स्टेटमेंट आंशिक चंद्र ग्रहण से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सूर्य से चंद्रमा पर आने वाले प्रत्यक्ष प्रकाश को बाधा डालती है पृथ्वी, ये बात बिल्कुल सही है। चंद्रमा पूरी तरह ढके बिना कम हो जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कितनी बातें सही हैं? 2 बातें सही हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्या है 45? उसे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जलवायु ज्वालामुखीय गतिविधियों से निर्मित जीवों के लिए हॉटस्पॉट मेंटर की संरचनात्मक जानकारी प्रदान करने में सहायक जल द्वारा वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण का प्रशिक्षण, भूपटलों के विकास की जानकारी। उपरोक्त में से कितने सीमांत की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कितने करते हैं, तो यहाँ पर ये सभी सी माउंट की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं।
सी माउंट के बारे में यदि हम बात करें होता क्या है, तो जरा अप्रैल 2023 में वैज्ञानिकों ने उच्च रेजोल्यूशन डेटा के माध्यम से 19,325 नए सी माउंट खोजने की सूचना दी है। समझ में आया, सी माउंट, ठीक है। और 2011 की जनगणना से पहले दुनिया में महासागर में 24,000 से अधिक सी माउंट थे। तो ज्वालामुखी गतिविधियों से निर्मित होते हैं, जीवों का हॉटस्पॉट है, मेंटल संरचना है, जल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करने का परीक्षण करते हैं, भूपटल का विकास की जानकारी मिलती है। यानी सभी बातें सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी से देखने पर ध्रुव तारा स्थिर प्रतीत होता है क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा के निकट स्थित है। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। तो ये जो बातें कही गई हैं इसके बारे में बताना है कौन सी बातें सही हैं। पृथ्वी से देखने पर ध्रुव तारा स्थिर प्रतीत होता है क्यों स्थिर प्रतीत होता है? पृथ्वी के देखने पर ध्रुव तारा स्थिर इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये पृथ्वी के घूर्णन की अक्ष की दिशा के निकट स्थित है और ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ध्रुवी पर उपस्थित है, न कि भूमध्य रेखा पर। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के निकट स्थित है, नहीं, ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्या है 47? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थलीय सतह वायु के प्रवाह में अधिकतम रुकावट उत्पन्न करती है। स्थानीय पवनों में तापमान, आर्द्रता आदि में अत्यधिक विषमता होती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। जो कि तापमान, आर्द्रता, अत्यधिक विषमता होती है, ये बात क्या है? गलत है। स्थलीय जलवायु अधिकतम रुकावट उत्पन्न करती है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे कौन सी बातें सही नहीं है? एक भी बात सही नहीं है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या है? पिंड विच्छेदन, जलयोजन, अपसल्कन, तुषार अपक्षय। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, पिंड विच्छेदन होता क्या है? गर्मी के कारण सेलें फैलती हैं और सर्दी के कारण सिकुड़ती हैं। गर्म मस्तूली प्रदेशों में दिन के तापमान बहुत अधिक ऊंचा रहता है और इसके विपरीत ठंडी में हो जाती हैं। दैनिक ताप परिसर के अधिक होने के कारण सेलें बार बार फैलती सिकुड़ती हैं, जिसके कारण उनमें दरारें हो जाती हैं और इसे ही छोटे छोटे टुकड़ों का कारण बनती हैं। जलयोजन अगर हम बात करें, किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपसल्कन। सेलें सामान्यतः ताप की कुचालक होती हैं और अधिक गर्मी के कारण सेलों की बाहरी परतें जल्द फैल जाती हैं, लेकिन भीतरी परतें अप्रभावित रहती हैं। ठीक है, तो इसके कारण वो अपसल्कन होता है, यानी ऊपर का जो सिरा होता है वो सल्क के तौर पर अलग हो जाता है। तीसरी अगर हम यहाँ बात करें तुषार अपक्षय, ठंडे प्रदेशों में सेलों की दरारों में ऐसा होता है और ये जो हैं ये सारी की सारे भौतिक अपक्षय के कारण हैं। ठीक है, अब जरा देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। उपरोक्त में से कितने भौतिक अपक्षय के कारण हैं? तो भौतिक अपक्षय के कारण अगर हम देखें तो अपसल्कन, तुषार अपक्षय, पिंड अपक्षय, ये भौतिक अपसल्कन के हैं, जलयोजन नहीं है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, अफ्रीका का गिनी तट, जावा, सुमात्रा, उपरोक्त में से कितने सदाबहारित वन में से संबंधित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी चार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सदाहरित वन, उष्णकटिबंधीय वन ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भूमध्य रेखा के से दक्षिण या उत्तर की ओर 5 डिग्री अक्षांश के भीतर पाए जाते हैं। तो ये सारी की सारी बातें बिल्कुल सही हैं सदाहरित वनों के लिए, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में चर्चा में रहे हक्का पिक्का समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है ये समुदाय? इसके बारे में बताना है। पहला,
यह गुजरात की अर्ध खानाबदोश जनजाति है। 2023 में सूडान में सेना पैरामिलिट्री फोर्स की हिंसक झड़प के दौरान कर्नाटक की हक्की पक्की समुदाय के 100 से अधिक लोगों ने इन झड़पों से प्रभावित हुए हैं। ठीक है, हक्की पिक्की की इन अर्ध खानाबदोश शिकारी जनजाति है। ठीक, कौन सी है? शिकारी जनजाति। और ये पक्षी पकड़ने वाली शिकारी जनजाति दक्षिण भारत में मूलतः गुजरात और राजस्थान के अर्ध खानाबदोश हैं। ये बात बिल्कुल सही है। हिंदू समुदाय परंपरा का पालन करते हैं, ये भी बात सही है। इनके द्वारा बनाए हर्बल हेयर ऑयल निर्यात अफ्रीकी देशों में किया जाता है। ये तीनों बातें सही हैं। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। क्या है? क्रोड पृथ्वी की सबसे अधिक घनत्व वाली परत है जिसका निर्माण सिलिका एवं एल्युमिनियम से हुआ है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत स्थल मंडल में निकेल एवं लोहे तत्वों की अधिकता होती है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो यदि हम बात करें क्रोड पृथ्वी की सबसे अधिक घनत्व वाली परत है, तो क्रोड में सबसे अधिक घनत्व तो नहीं होता है, सबसे आंतरिक परत होती है। ये पृथ्वी की सबसे अधिक घनत्व वाली परत नहीं, सबसे आंतरिक परत है। सबसे अधिक क्रोड पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। यह पृथ्वी में सबसे अधिक घनत्व वाली परत है। ठीक है, और इसका निर्माण निकेल और लोहे से होता है, न कि सिलिका और एल्युमिनियम से। ठीक है, यानी निकेल और लोहे से हुआ है, Fe से। ठीक है, जिसे नीफे बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? नीफे, यानी ये गलत हो जाए। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत स्थल मंडल में निकेल और लोहे के तत्वों की अधिकता होती है। सबसे ऊपरी परत में निकेल और लोहे नहीं, सबसे ऊपरी परत में सिलिका या सियाल की सियाल की अधिकता होती है। ये भी गलत हो जाएगा, एक भी सही नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धरातलीय सतह पर ऊष्मा का वितरण आर्द्रता संतुलन में सहायक, जलीय चक्र का क्रियान्वयन में सहायक। उपरोक्त में से कितने वायुमंडल में प्राथमिक परिसंचरण से संबंधित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर वायुमंडलीय प्राथमिक परिसंचरण से संबंधित ये तीनों हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करने वाले खगोलीय पिंड हैं। ग्रह तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड होते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। तो सभी ग्रह, अगर हम बात करें, सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से करते हैं, ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो दो ग्रह, एक तो आपका शुक्र है, ठीक है, और आपका नेपच्यून है, जो अलग अलग करता है, यानी तीसरी बात सही नहीं है। सभी ग्रह ऐसा नहीं करते हैं, पश्चिम से पूर्व की दिशा में करते हैं, परंतु शुक्र और जो बोला मैंने आपका अरुण, वो नहीं करता है। बात समझ में आई आपने? तो यहाँ पर दो बातें सही हैं, ये दोनों, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस क्षेत्र में दलहनी प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाता है। शरद काल में दैनिक तापांतर इसकी जलवायु विशेषता है। इस क्षेत्र में यूकेलिप्टस वृक्ष बेहद पैमाने पर पाए जाते हैं। उपरोक्त में से कितनी दक्षिण अमेरिकी की पंपास की विशेषताएं हैं? तो पंपास के बारे में जो विशेषताएं दी गई हैं, उनके बारे में हमें क्या करना है? बताना है। तो इस क्षेत्र में दलहनी प्रजाति पौधों का रोपण किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। दैनिक तापांतर जलवायु विशेषता, ये बात गलत है। और यहाँ पे यूकेलिप्टस नहीं होता है, ये भी बात गलत है। केवल एक सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। हाल ही में चर्चा में रहे एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट वाइल्ड लाइफ सर्वेयर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक रोबोटिक प्रणाली है जो जीवन के लिए आवास क्षमता और साक्ष्य का आकलन करती है। अपनी विविध अनुकूलन क्षमता के कारण यह प्रणाली विश्व महासागरीय अन्वेषण एवं अनुसंधान को आगे बढ़ाने में सक्षम है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कौन सी बातें सही हैं। क्या बताना है? कौन सी बातें सही हैं।
तो रोबोटिक प्रणाली है जो जीवन के लिए आवास क्षमता का साक्ष्य आकलन करती है। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। EELS प्रणाली एक रोबोटिक प्रणाली है जिससे आंतरिक इलाकों का पता लगाया जाता है। विविध अनुकूल क्षमता के कारण यह प्रणाली विश्व के महासागरीय अन्वेषण को आगे बढ़ाने में सक्षम है। दोनों बातें बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगी। ठीक है, दोनों बातें क्या हो गई, यहाँ पर सही हो जाएंगी। ठीक है, आप देखते हैं आगे क्या दिया गया है इसमें। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तीसरा कथन है कहाँ भाई? उपरोक्त में से कितना कथन सही हैं? दोनों कथन सही हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य, पृथ्वी और तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होने से अत्यधिक आकर्षण बल का होना, चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल का एक दूसरे के विपरीत होना, पृथ्वी और चंद्रमा के सम्मुख स्थित भाग पर चंद्रमा का आकर्षण बल उपरोक्त में से कौन सा बृहद ज्वार की स्थिति को प्रदर्शित करता है? बृहद ज्वार की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो बृहद ज्वार की स्थिति की अगर हम बात करें तो सूर्य पृथ्वी का एक सीध में होना ये बृहद ज्वार लाएगा, एक दूसरे के विपरीत होंगे बृहद ज्वार नहीं आएगा। एक दूसरे के पृथ्वी और चंद्रमा सम्मुख भाग आकर्षण बल लगे, यानी 1 और 3 ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्या है? ताइवान जलसंधि, लाल सागर, मैक्सिको खाड़ी, लिम्पोपो नदी कितनी जल निकायों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कितनी जल निकायों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो यदि हम कर्क रेखा के बारे में बात करें तो कर्क रेखा जो है मित्रों वो आपकी ताइवान जलसंधि, लाल सागर, मैक्सिको की खाड़ी इनसे होकर गुजरती है। कौन सी? ताइवान जलसंधि, लाल सागर, मैक्सिको की खाड़ी, लिम्पोपो नदी नहीं है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्या है जरा बताइए। हिमालय क्षेत्र में बेनी ऑफ जॉन अनुपस्थित है। बेनी ऑफ जॉन, ठीक है, प्लेट विवर्तन के अनुसार पर्वतों के निर्माण में दो अपसारी प्लेटों के टक्कर होने से होता है। ठीक है, पर्वतों के निर्माण से विनाशी प्लेट के सहारे दो टकरावों से उत्पन्न संपीड़नात्मक बल के कारण इन प्लेटों की सीमाओं में स्थित वलन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बात कही गई है बेनी ऑफ जॉन अनुपस्थित है, बिल्कुल सही है। ज्वालामुखीय दृष्टि से कम संवेदनशील हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर, 59 पर सॉरी। क्या है? सौर दिवस के समय सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति सापेक्ष मापा जाता है। सौर दिवस का समय सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति के सापेक्ष मापा जाता है। पृथ्वी के घूर्णन से किसी तारे को पृथ्वी के चारों ओर आभासी गति के कारण परिक्रमण काल पूरा होता है। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट बताने हैं कौन से सही हैं। तो परिक्रमण काल से संबंधित और घूर्णन काल से संबंधित ये दोनों गतियाँ जो कि हैं सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या कह रहा है 60? इसको देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे इंडिया हैंडमैन पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह बुनकरों को हस्तशिल्प उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने हेतु एक ऑनलाइन मंच है। दूसरा, यह इसके तहत भुगतान गेटवे द्वारा सुरक्षित लेन देन की गारंटी प्रदान करता है। तीसरा, इसके अंतर्गत कारीगरों के 1% कमीशन लिया जाना निर्धारित किया गया है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से कथन यहाँ पर सही होंगे, तो यह बुनकरों के द्वारा ऑनलाइन मंच है के लिए ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। दूसरी बात पर अगर हम बात करें तो ये गेटवे भुगतान के लिए उपस्थित है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके अंदर का 1% कमीशन लिया जाना तय है, ये बात बिल्कुल गलत है। 0% कमीशन की बात इसमें की गई है, यानी ऑप्शन जो है बी सही होगा, न कि सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमारत
परिक्रमारत उपग्रह सतत अभिकेंद्रीय एवं अपकेंद्रीय बलों के प्रभाव में होता है। किसी उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है। इसके एक नाभ के बिंदु पर प्राथमिक पिंड का केंद्र स्थित होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन क्या हैं, सही हैं? तो यदि हम इन कथनों के बारे में बात करें तो ये दोनों कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में रेडॉन गैस में वृद्धि यानी इसका प्रमुख सूचक है। भूकंप आने के संबंध में ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। परमाणु परीक्षण भी इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, बिल्कुल परमाणु परीक्षण इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। भूकंप से प्रभावित सभी क्षेत्र ज्वालामुखी की दृष्टि से संवेदनशील होते हैं। भूकंप से प्रभावित सभी क्षेत्र ज्वालामुखी से संबंधित प्रभावित होते हैं, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात कर लें एक अपवाद की, तो हिमालय क्षेत्र इसके अपवाद के तौर पर भी जाना जाता है। यानी ये दोनों बातें क्या हैं, सही हैं तीनों। नेक्स्ट क्या है बात, उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? सभी कथन सही हैं, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही जो है हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन मेंटल प्लूम को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? देखते हैं, यह सागर नितल सेल निर्माण की प्रक्रिया है। मेंटल सीमा पर केंद्रित तप्त सेल है, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी जलवायु गति शीत प्रकरण में सहायक है और सक्रिय ज्वाला जीवन काल में प्रारंभ में सतहों के विकिरण गुणधर्म के कारण एक परिक्रमा काल में के दौरान छाया अवधि में अंश अधिकतम हो, उपग्रह के उपकरणों द्वारा आंतरिक ऊर्जा का क्षय न्यूनतम हो जाता है। तो यहाँ पर यदि बात करनी है, कौन सी बात सही हो जाएगी? ठीक है, कौन सी बात यहाँ पर सही हो जाएगी? तो यहाँ पर यदि देखें, ये सक्रिय जीवन काल के सतह में गुणधर्मों के कारण ये भी सही है, परिक्रमा ये भी सही है और ये भी सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। हाल ही में जारी जल निकाय जनगणना के संदर्भ में विचार कीजिए। क्या है, इसका उद्देश्य जल की समस्या से ग्रसित क्षेत्रों में स्वच्छ और उपलब्ध जल सुनिश्चित करना है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। इसका उद्देश्य इस गणना का क्या है, सभी जल निकायों के आकार, स्थिति, अतिक्रमण स्थिति, उपयोग, भंडारण क्षमता, भंडारण भरने की स्थिति आदि का सही डेटाबेस तैयार करना है, न कि स्वच्छ जल उपलब्ध कराना। ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसमें नदी झरनों नहरों को शामिल किया गया है, इसमें नदी झरनों से नहरों को शामिल नहीं किया गया। इसमें झरनों, बारिश, आवासीय या अन्य क्षेत्रों में जल निकासी की पानी जमा होता है या किसी धारा, नाले आदि मुड़कर पानी जमा किया जाता है, इसकी भी गणना की गई है, यानी ये भी बात गलत है। उत्तर प्रदेश में लगभग 40% जल निकाय अतिक्रमण के अधीन हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 666 यानी क्वेश्चन नंबर 66। क्या है इसमें, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिपारी द्वीप पर स्थित स्ट्रोम्बेली एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ओके, इस ज्वालामुखी द्वारा भूपटल पर सबसे पहले पायरोक्लास्ट निकलते हैं। सभी प्रकार के ज्वालामुखी पर्वतों के आधार पर पायरोक्लास्ट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पायरोक्लास्ट के संबंध में, तो पायरोक्लास्ट जो हैं, ये बातें पायरोक्लास्ट से रिलेटेड तीनों सही हैं। अब पायरोक्लास्ट होता क्या है, जरा इसे समझ लीजिए। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत भूपटल पर आए हुए चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े क्या कहलाते हैं, पायरोक्लास्ट कहलाते हैं, और ये तीनों के तीनों सही हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। किसमें, 67 में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एंडीज पर्वत से इनोनावा, नीलगिरी, कोटापैक्सी। तो यहाँ पे बताना है कितने सही सुमेलित हैं। तो मित्रों, यदि हम बात करें यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है,
एंडीज पर्वत, बलित पर्वत का उदाहरण है एंडीज पर्वत, बिल्कुल सही है ये। सेरा नवादा, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ये गलत है। नीलगिरी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कोटापैक्सी ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। तो कितने सही हैं? 2 सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है? निम्नलिखित पर विचार करके क्या करना है? यह उष्णकटिबंधीय प्रदेश तक सीमित है। श्रम प्रधान के साथ पूंजी प्रधान भी होती है। छोटे छोटे कृषि फर्मों में पर की जाती है। कितनी व्यापारिक या बागायती कृषि के प्रमुख विशेषताएं हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें बागानी कृषि की या बागती कृषि की विशेषताओं के बारे में, तो यह उष्णकटिबंधीय प्रदेशों तक सीमित है। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। श्रम प्रधान के साथ पूंजी प्रधान, ये भी सही है। छोटे छोटे कृषकों में ये नहीं की जाती, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 यानी 69 पर चलना है। यहाँ पर किसी भी अफ्रीकी देश में चाय के बागान नहीं हैं। ओके, चाय के पौधों का उच्चतम ह्यूमस युक्त उर्वरा मृदा की आवश्यकता होती है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है वो तो सही है, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है वो गलत है, क्योंकि अफ्रीकी देश कीनिया में चाय के लिए जानी जाती है। ये बात तो कीनिया के लिए ही गलत हो जाएगी, यानी ये गलत, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या है? आरबीआई द्वारा प्रस्तुत हरित जमा की स्वीकृति रूपरेखा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संस्थाएं इसे केवल गैर संचयी जमा के रूप में जारी करेंगी। 2, परिपक्वता अवधि पर इन्हें नवीनीकृत किया जाएगा। जमाओं का प्रयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादों पर प्रतिबंध होगा। जमा राशि केवल भारतीय मुद्रा में अंकित होगी। तो यहाँ पे बताना है, तो आरबीआई के द्वारा ये सभी बातें क्या हो जाएंगी? बिल्कुल सही हो जाएंगी, यानी ऑप्शन जो है डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन से कार्य कृत्रिम उपग्रह के संदर्भ में सही हैं? मौसम के बारे में पूर्व जानकारी, पृथ्वी का मानचित्र, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, दूरसंचार एवं दूरदर्शन प्रसारण। नीचे दिए गए उपयोग का सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मौसम के बारे में पूर्व जानकारी, पृथ्वी का मानचित्र, संसाधन, दूरसंचार प्रणाली, चारों बातें सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्या है 72? उसे देखते हैं हम लोग। 72 है हमारा क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समानांतर होते हैं। देशांतरों का उपयोग प्रमुख यामोत्तर के सापेक्ष स्थानीय समय को निर्धारित करने में किया जाता है। किसी स्थान को देशांतर उस स्थान के प्रमुख यामोत्तर के पूर्व और पश्चिम के उस स्थानों के कोणीय दूरी होती है। तो जो ये बात की गई है, सभी अक्षांश विषुवत रेखा के समांतर होते हैं, ये बिल्कुल सही। पहले एक बात ये समझ लीजिए, अक्षांश होते क्या हैं? ये हैं आपके अक्षांश, ये 0 डिग्री पर और उसके बाद 1 2 3 4 5 इस पे इस तरह खींचे गए हैं, ये अक्षांश हैं। तो 0 डिग्री लाइन से क्या है? सारे समानांतर हैं। तो पहली बात बिल्कुल सही। देशांतर का उपयोग यामोत्तर यानी टाइम के लिए किया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही। देशांतर उस स्थान के प्रमुख यामोत्तर की, ये भी बात बिल्कुल सही। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। अफ्रीकी देश जाम्बिया में तांबे के विपुल भंडार हैं, फिर भी इसकी आर्थिक प्रगति नहीं हो सकी, क्योंकि घने जंगल, तकनीक की कमी, समुद्री बंदरगाह नहीं, कम जनसंख्या। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कांगो के बारे में, तो यहाँ पर समुद्री बंदरगाह नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। क्या कह रहा है? कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना, जाम्बिया, नामीबिया, अंगोला। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 2 3, 1 3, 1 2 4 और ये। तो आपको बताना है कालाहारी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस किस के पास स्थित है? तो बोत्सवाना और नामीबिया, ये दोनों बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर।
हाल ही में चर्चा में रहे मिस इन्फॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गलत सूचना और फर्जी खबरों से निपटने के लिए निजी उद्योगों और सरकारी संस्थाओं को एक से साथ लाने वाला एक क्रॉस इंडस्ट्री गठबंधन है। इसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ केवल पंजीकृत संगठन शामिल होते हैं। यह सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सही है, तो मित्रों यहाँ पर जो बात ठीक सूचना फर्जी अखबारों निपटने के लिए नींद लाने वाला एक क्रॉस इंडस्ट्री गठबंधन है, बिल्कुल सही है। इसमें सूचना प्रसारण मंत्रालय पंजीकृत संगठन शामिल हैं, बिल्कुल गलत, ऐसी कोई बात नहीं है। 2021 के अनुरूप किया गया, ये बात बिल्कुल सही। कितने सही हैं? 2 सही। ऑप्शन बी हमारा जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 76? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैग्मा में उपस्थित सिलिका की मात्रा ज्वालामुखी की विस्फोटकता को निर्धारित करती है। 2 बेसाल्ट आग्नेय प्रकार की क्षारीय चट्टान है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन क्या हैं? सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, तो मित्रों ये दोनों के दोनों जो कथन हैं वो बिल्कुल क्या हैं? सही हैं, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। सुनामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सागर नितल में उत्पन्न होने वाली सभी भूकंप इसकी उपस्थिति के लिए उत्तरदायी हैं। इसकी तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति एवं तरंग आयाम में निरंतर वृद्धि होती है। भारत में तमिलनाडु का नागपट्टनम जिला वर्ष 2004 में हिंद महासागर में उत्पन्न सुनामी से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से कथन बिल्कुल सही हैं, तो सागर नितल में उत्पन्न होने वाले सभी भूकंप इसकी उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। सभी भूकंप इसकी उत्तरदायी नहीं हैं। इसकी तरंग आवृत्ति आयाम निरंतर वृद्धि होती है, सही है। जिला 2004 में सुनामी सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, यानी ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वी आकार की घाटी, जलप्रपात, विसर्प और कैनियन कितने अपरदन से निर्मित हैं? तो ये जो तीनों के तीनों हैं वो अपरदन से ही निर्मित हैं, ठीक है। वी आकार की घाटी ऐसी, विसर्प ऐसा, ठीक है, ये सारी की सारी। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्या कह रहा है 79? चीन दुर्लभ मृदा धातुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली को छोड़कर अन्य किसी देश में ये तत्व नहीं पाए जाते। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि बात करें उपरोक्त में से केवल एक कथन ही सही है कि चीन दुर्लभ मृदा धातुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये दूसरा गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्या है? वर्ष 1961 के रजिस्टर में शामिल सिक्किम वासियों को ज़मीन का मालिकाना अधिकार और राज्य सरकार में नौकरियों और छूट प्रदान की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 371 ऐप के तहत देश के एकमात्र राज्य सिक्किम में विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं। ये 371 ऐप की चर्चा काफ़ी रही है। पूर्व सीएम चामलिंग के अनुसार सिक्किम के लोगों को 71 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त हैं। 371 ऐप भारत के संविधान का विशेष प्रावधान है जो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित राज्य सिक्किम को विशिष्ट दर्जा प्रदान करता है। तो ये अगर हम बात करें तो ये बात बिल्कुल क्या है, यहाँ पर कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात की गई है ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं और एक पहले की दूसरे में व्याख्या हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्या कह रहा है 81? इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व की कुल ऊर्जा का 2/3 से अधिक हिस्सा कोयले से पूरा हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया का पिलबारा क्षेत्र प्रमुख लौह अयस्क केंद्र है।
भारत के कुल नवीकरणीय ऊर्जा बास्केट में पवन ऊर्जा का हिस्सा सर्वाधिक है। उपरोक्त में से कितने कथन जो हैं सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से कथन यहाँ पर सही हैं, तो यहाँ पर मित्रों विश्व में कुल ऊर्जा का 2/3 हिस्सा कोयला कर रहा है, सही है। ऑस्ट्रेलिया का पिलवारा प्रमुख लौह अयस्क केंद्र है, ये भी बात बिल्कुल सही है। बास्केट में पवन ऊर्जा का हिस्सा सर्वाधिक है, ये बात बिल्कुल गलत है। भारत में पवन ऊर्जा का हिस्सा सर्वाधिक नहीं है। यदि हम 2023 का डेटा भारत का देखेंगे तो बिजली उत्पादन में देखेंगे तो 168.96 गीगावाट ये ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा से उच्छेदित होती है, जिसमें 82 गीगावाट के विभिन्न चरण जबकि 41 गीगावाट निविदा चरण में होते हैं। ठीक है। और अगर हम पनबिजली की बात करें तो 51.79 पनबिजली से, ठीक है, ऐसे ही 10.77 जैविक ऊर्जा से, 42.02 गीगावाट पवन ऊर्जा से। तो पवन ऊर्जा से सही नहीं है, केवल 2 सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संरक्षित प्लेट, सीमा क्षेत्र, विनाशकारी प्लेट, रचनात्मक प्लेट उपरोक्त में से कितने अभिसरण प्रक्रिया के 2 प्लेटों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न करते हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें संरक्षित प्लेट क्या है या रचनात्मक प्लेट, कितने अभिसरण प्रक्रिया के कारण 2 प्लेटों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न करते हैं? तो रचनात्मक प्लेट 2 विपरीत दिशाओं में गतिशील प्लेटों की अपसारा सीमाओं की रचनात्मक सीमा इसलिए कहते हैं क्योंकि नए बेसाल्ट या नई क्रस्ट का निर्माण होता है। इसी स्थिति के मध्य कटकों के सहारे होती हैं और इनके अपसारी प्लेट सीमा भी कहते हैं। संरक्षित प्लेट सीमा एक दूसरे के बगल में सरकने वाले 2 प्लेटों की संरक्षित सीमा इसलिए हैं क्योंकि इनके सहारे होता है। विनाशी प्लेट में बात करें तो अपसारी प्लेटों के अग्रिम किनारों पर सीमा कहते हैं। हल्के प्लेट के क्षय होने के कारण होती है। ठीक है, विनाशी प्लेट किनारा। ठीक, तो इसमें 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं और भारी घनत्व वाली तेज गति वाली और हल्की कम घनत्व वाली प्लेट नीचे निक्षेपण हो जाती है। 2 प्लेटों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है और क्षेपण के समान क्षेपण इसके फलस्वरूप विनाशात्मक सीमांत भी कहते हैं। अपसारी कोई प्लेट गहराई में क्षेपित होती है तो वहाँ ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। तो सबसे बात करें तो रचनात्मक प्लेट सीमा सही है, बाकी ये दोनों बातें गलत हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। लेपीच से क्या अभिप्राय हैं? हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति या अपर्दन द्वारा निर्मित क्रस्ट की स्थलाकृति। तो ये है अपर्दन द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। इसमें हिंद महासागर के 90,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र फैले हैं। लगभग 1200 निचले कोरल द्वीप शामिल हैं। भारतीय नौसेना ने तख्ता पलट की कोशिश के जवाब में वर्ष 1988 में ऑपरेशन कैक्टस शुरू किया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें उपरोक्त में से किस देश के बारे में बात की गई है, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो मित्रों उपरोक्त में से ये जो देश के बारे में बात की गई है ये देश है आपका मालदीव। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। हाल ही में चर्चा में रहे एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को प्रभावित को लक्षित करने में नष्ट करने में सक्षम है। 2 चरणों वाली मिसाइल सॉलिड मोटर द्वारा संचालित है। स्वदेशी रूप से विकसित यह मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल 100 किलोमीटर के ऊपर में लक्ष्य को भेद सकती है। उपरोक्त में से कितने कथन क्या हैं सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें यह दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे के लक्षित करने में नष्ट करने में सक्षम सही है। 2 चरणों वाली सॉलिड मोटर द्वारा संचालित है, ये भी सही है। स्वदेशी द्वारा विकसित पृथ्वी मिसाइल, ये बात बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभ्यांतरिक स्थलाकृति का निर्माण भूगर्भिक मैग्मा की स्थलीकरण से होता है। महाद्वीपीय लावा निर्मित विस्तृत पठारों की स्पष्टीकरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से केवल पहला कथन जो है वो गलत है, दूसरा सही, ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। नीपर नदी बलदाई पहाड़ी से निकलकर काला सागर में गिरती है। जॉर्जिया और आर्मेनिया काकेशस राज्य का हिस्सा है। किर्गिज उत्तर पूर्वी साइबेरिया के प्रमुख पशुचारक चलवासी जनजाति हैं। उपरोक्त में से कितने कथन जो हैं सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से कथन सही हैं, तो मित्रों नीपर नदी बलदाई पहाड़ी से निकलकर काला सागर में गिरती है, सही है। जॉर्जिया आर्मेनिया काकेशस राज्य में हिस्सा है, ये भी सही है। किर्गिज एक प्रमुख पशुचारक चलवासी है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि किर्गिज जीवन मैदानों पर निर्भर है। भेड़ों को झुंड चलाते हैं, पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, ठीक है। और ये जो हैं वो कहाँ पर रहते हैं? यदि हम बात करें ऋतु के साथ परिवर्तन होने तक घूमते रहते हैं। तो दो कथन सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित कथनों पे अनसन डेट्रॉयट हवाना नगोया सिगार मोटर वाहन कांच लौह इस्पात। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अनसन चीन लौह इस्पात उद्योग। अनसन चीन किसके लिए जाना जाता है? लौह इस्पात के लिए। डेट्रॉयट किसके लिए जाना जाता है? डेट्रॉयट यूएसए में है, मोटर वाहन के लिए। हवाना किसके लिए जाना जाता है? हवाना क्यूबा में है, सिगार उद्योग के लिए। नगोया किसके लिए जाना जाता है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। किसके लिए? सूती वस्त्र, जापान में है, ठीक है। और ऑटोमोबाइल के लिए। तो ये दोनों मिले नहीं, ये दोनों मिले हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्या है? प्रवर्धन काल 20 से 27 डिग्री तापमान, उच्च तापमान से अधिक वर्षा, 125 से 127 वार्षिक चीका प्रधान दोमट मिट्टी। उत्पादन किसके उत्पादन की आदर्श दशाएं हैं? गन्ना उत्पादन में कौन कौन सी आदर्श दशाएं इसमें हैं? तो यदि हम बात कर रहे हैं गन्ना उत्पादन के लिए, ये चारों जो दशाएं दी गई हैं गन्ना उत्पादन की आदर्श दशाएं हैं, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। प्रायः समाचारों में रहने वाला विश्व धरोहर स्थल सांची के संदर्भ में यह तृतीय स्तूप की सारीपुत्र और मोदग्याल के धातु अवशेष हैं। इसके द्वितीय स्तूप में केवल एक तोरण द्वार है। यह देश का पहला सौर संचालित शहर बन गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, तो यहाँ पर मित्रों जो बात सही की गई है, तृतीय सारीपुत्र मेघदूत धातु अवशेष है, बिल्कुल सही। द्वितीय स्तूप केवल तोरण द्वार, ये बात गलत। देश का पहला सौर संचालित शहर, ये बात सही, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है इसमें मित्रों। कितने कथन सही हैं? दो कथन सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्या है 91? उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषताएं हैं? नकदी और खाद्य दोनों शस्यों की साथ साथ खेती, ठीक है। पशुपालन और शस्य उत्पादन, ठीक है। उसके बाद दो या दो से अधिक शस्यों को एक ही खेत में उगाना। किसी फसल के उत्पादन कारखाने के भांति प्रायः बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्या है 92? खान क्षेत्र लौह अयस्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है जरा देखते हैं। तो माउंट इतावेरा ब्राज़ील, कर्च क्षेत्र पोलैंड, लॉरेन फ्रांस, कोरबंद भारत। तो यहाँ पर यदि हम बात करें फ्रांस जो है वो उसमें लॉरेन क्षेत्र फ्रांस में है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही होगा। दूसरे की बात बताएं, अगर यूक्रेन में कर्च क्षेत्र जो है मित्रों वो यूक्रेन में है, कहाँ पर है? यूक्रेन में, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद यदि बात करें ब्राज़ील में माउंट इतावेरा क्षेत्र है, ये सही है, ठीक है। कोरबंद के बारे में बात करें तो
जो कुरबंद है भारत और उड़ीसा के क्षेत्र में है, ये सही है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीक्ष्ण वलयन के मध्य पर्वत निर्माण, ठीक है। दूसरा, धरातल के उत्थान में विकृति महासंलग्न महाद्वीप रचना अपेक्षाकृत स्थानीय संचालन के कारण उत्पन्न भूकंप क्षैतिज संचालन में प्लेट विवर्तनिका की भूमिका उपयुक्त में से कितनी क्रियापटल के रूप में सही हैं? तो क्रियापटल विरूपण के रूप में ये चारों बातें सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्या है 94, उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 50% कोयला अमेरिका रूस में संचित है। कमरों के गर्म करने के लिए एंथ्रासाइट कोयले का प्रयोग किया जाता है। भारत में रेड होल खनन का पर प्रतिबंध है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से कथन सही हैं, तो विश्व के सबसे ज़्यादा कोयला भंडार के बारे में अमेरिका में तो 23% है, रूस में 15%, चीन में 13, बिटुमिन्स कोयला के सबसे ज़्यादा भारत भंडार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 23 और 13 50 नहीं होता है, यानी ये बात गलत हो जाएगी। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम कोयला है जो कोई कमरे को गर्म करने के लिए आता है। तीसरा, भारत में रेड होल खनन पर प्रतिबंध है, तो 2014 से एनजीटी ने ऐसा किया है। 3 से 4 फीट होता है और चूहे का छेद इसलिए 50 से 100 वर्ग किलोमीटर तक बड़े गड्ढे बन जाते हैं, यानी ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। भारतीय चित्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन हैं। बसोहली चित्रकारी के बारे में बात करें तो बसोहली चित्रकारी जम्मू कश्मीर में होती है। कहाँ पर होती है? जम्मू में, J&K में होती है। पहला गलत। कलमकारी चित्रकारी के बारे में बात करें तो कलमकारी चित्रकारी दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हस्त निर्मित है। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में, ये भी गलत है। वर्ली चित्रकारी के बारे में बात करें तो वर्ली महाराष्ट्र की प्रमुख चित्रकारी है। पिथौरा की चित्रकारी के बारे में बात करें तो मुख्यतम पिथौरा चित्रकारी दीवारी पर होने वाली चित्रकारी है जो केवल गुजरात के क्षेत्र में है, यानी ये भी क्या है? सुमेलित है। केवल एक सही सुमेलित है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये कहाँ पर है? गुजरात में मित्रों, ठीक है। भित्ति चित्र होता है ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। निम्न में से किन के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? तो इजराइल की साझी सीमाएं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। लेबनान, सीरिया, तुर्की और जॉर्डन। साइप्रस, तुर्की, जॉर्डन, मिस्र या जापान। तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से इजराइल की सीमाएं हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्या है 97? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गेसर एक प्रकार का गर्म जल स्रोत है जो ज्वालामुखी उद्गार के क्षेत्रों में कुछ अवकाश के बाद निकलता है। धुआंरे के साथ वाष्प व गैस के साथ कुछ खनिज पदार्थ भी निःसृत होते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, तो मित्रों यहाँ पर जो कथन नंबर 2 है वो बिल्कुल गलत है। वाष्प के साथ खनिज निःसृत होता है, गलत, जबकि पहला बिल्कुल सही। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्या कह रहा है 98? देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कृषि संसाधनों का कुप्रबंधन, औद्योगिक क्षेत्र में धीमी प्रगति, रूढ़िवादिता, अल्प कार्यबल। उपरोक्त में से कितनी विकासशील देशों की जनसंख्याएं हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो विकासशील देशों की जनसंख्या की समस्या कृषि संबंधी कुप्रबंधन है, औद्योगिक क्षेत्र की धीमी प्रगति है, अल्प कार्यबल ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। ये सही हैं, ये नहीं। कार्यबल तो बहुत है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मोनाजाइट केरल के समुद्र तटीय बलुई मिट्टी में मिलता है। ओके। वर्तमान में भारत यूरेनियम उत्पादन में आत्मनिर्भर है। पहला स्वदेशी निर्माण ऊर्जा संयंत्र काकरापारा में शुरू किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी कथन बिल्कुल सही होंगे, तो मित्रों मोनाजाइट से संबंध में जो ये कथन दिया गया है ये क्या है? बिल्कुल सही है। केरल में बलुई मिट्टी में मिलता है, ठीक है। दूसरी बात करें यूरेनियम के संबंध में
भारत यूरेनियम उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। दूसरा, पहला स्वदेशी परमाणु काकरापारा में फ्रांस द्वारा शुरू किया गया है। दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखें हम लोग। हाल ही में चर्चा में रहा कोपरनिकस कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? भूमि प्रबंधन, समुद्री पर्यावरण, आपातकालीन प्रतिक्रिया, चिकित्सीय व्यवस्था विषय में कोपरनिकस के अंतर्गत शामिल हैं। तो यहाँ पर बात करें भूमि प्रबंधन, समुद्री पर्यावरण, आपातकालीन प्रतिक्रिया, ठीक है, ये तीनों इसमें शामिल हैं। चिकित्सीय व्यवस्था और सुरक्षा ये शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। तो आज हम जो लोगों ने पेपर लगाया वो संस्कृति IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 12 है। शीर्षक ही अपलोड कर दिए जाएंगे और अपलोड के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है, जहां से आपको ये हमारा PDF मिल जाएगा और शेष प्रश्न पत्र शीघ्र अपलोड किए जाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और शीघ्र ही हम एक डेली करंट अफेयर का एक बड़ा रोचक कॉन्टेस्ट लेके आ रहे हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।